नमस्कार, मैं हूं विकास गिजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाएंगे कांग्रेस के जिला संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह से। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से त्रिलोचन सिंह जी के अंदर एनर्जी ज्यादा बूस्ट कर रही है। उसका कारण बता देता हूं आपको, क्योंकि कांग्रेस ने हरियाणा का संगठन खड़ा कर दिया है। और आपको बता दें, हरियाणा का संगठन खड़ा हुआ है दक्षिण हरियाणा से। दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेता उदय भान को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। उसके अलावा चार कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं। त्रिलोचन सिंह जी से जानने की कोशिश करेंगे कि संगठन तो खड़ा कर दिया, लेकिन चार कार्य अध्यक्ष बना दिए और काफी लोगों की अनदेखी हो गई। काफी मतलब एक ऐसे एरिया की, ऐसी बड़ी बेल्ट की अनदेखी होगी जहां से 30 से 35 विधानसभा सीटें इफेक्ट होंगी। सीधी बात करेंगे त्रिलोचन जी से। त्रिलोचन जी, आपका अब तक टाइम्स पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से दर्शकों का भी, आपका भी धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से त्रिलोचन सिंह, आपको बता दें, सिर्फ केवल मात्र करनाल के अंदर यदि कोई ओपोजिशन का लीडर है तो वो है त्रिलोचन सिंह जी। बाकी सब सोए हुए हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि जब मौसम गर्म होगा, खैर ज़्यादा गर्म हो गया है, ठंडा होगा तो वो भी बाहर आ जाएंगे। जैसे जैसे बोलते हैं बरसात में वो मेंढक आ जाते हैं बाहर, ऐसा हम कह नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत से लोग हैं ऐसे जो अभी आने से परहेज कर रहे हैं। त्रिलोचन जी, मेरा पहला सवाल है आपसे। हरियाणा प्रदेश का संगठन खड़ा कर दिया है और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड कर दिया है। क्या लगता है आपको, फ्री हैंड हो गए हैं? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को फ्री हैंड वाली जो बात प्रेस के माध्यम से चल रही है, हुड्डा साहब पहले भी फ्री हैंड थे, क्योंकि उनके नेतृत्व में 10 साल जो सरकार चली, उसी सरकार को दोबारा फिर लाने के लिए लोगों का दबाव था हाईकमांड के ऊपर। वे किसान, व्यापारी, कर्मचारी, बेरोजगार सब चाहते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में दोबारा कांग्रेस की सरकार बने और ताकि पहले जैसी खुशहाली वापस आ सके। इसी को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ सलाह मशवरा करके नए प्रधान की जो घोषणा की गई उदय भान जी की, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सलाह मशवरे के बाद ही हुई है। नहीं, इसमें करण सिंह दलाल का क्या सीन है, जो पूर्व मंत्री है करण सिंह दलाल? क्योंकि हमें जो लगता है, हमारे पास जो जानकारी है, उदय भान का नाम स्पॉन्सर करने में करण सिंह दलाल का बहुत बड़ा हाथ था। नहीं, करण सिंह दलाल भी उसी इलाके के हैं जहाँ से उदय भान जी हैं। उनकी जो ज़्यादा इच्छाइयाँ जो लोग हमारे तक नहीं पहुँच पाई, उनको मालूम था कि उदय भान जी अपने समाज के बड़े विशिष्ट व्यक्ति हैं। उनको जो हमारा एक तबका है, जो अम्बेडकर जी के अनुयायी है, जो भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयायी है, बहुत बड़ा तबका उनको अपना नेता मानता है। और जब ऐसे ही समाज से बनाना था तो करण दलाल जी ने उनका नाम रखा, जो सहमति से सभी ने हाँ भर दी। चाहे वो विधायक दल के नेता थे, चाहे विधायक थे, चाहे ओपोजिशन लीडर थे, चाहे हमारी पूर्व प्रधान शैलजा जी थे, चाहे दीपेंद्र हुड्डा थे, सबने उनके काम नाम पे सहमति जता दी कि उनके नाम को और उनके काम को सबने देखा हुआ है। त्रिलोचन जी, बात करें अगर उदय भान जी की बात करें, उनका जो क्षेत्र है केवल मात्र वो अपने क्षेत्र तक सीमित है। अब पूरा हरियाणा कवर करना पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गाड़ी में बैठ के कवर होगा या हुड्डा उनकी गाड़ी में बैठेंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष दोनों ही पार्टी के हितों की लड़ाई लड़ते हैं। कोई विधानसभा के अंदर लड़ता है, कोई विधानसभा से बाहर लड़ता है। दोनों जब मिलकर चलेंगे तो लड़ाई और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। उसके साथ मौजूदा सरकार के साथ, देश को तोड़ने वाली शक्तियों के साथ और ज़्यादा मजबूती से लड़ेंगे। उनके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं जो इनका सहयोग देंगे और हरियाणा को बहुत जल्द कवर कर लेंगे। चाहे हुड्डा साहब उनकी कार में बैठे, चाहे वो उनकी कार में बैठे, बात कार की नहीं है, बात मौजूदा सरकार की है। तो मौजूदा सरकार तो भाजपा और जेजेपी की है, तो कैसे सरकार को घेर पाएंगे ये लोग? देखिए, जब लोगों को नज़र आता है भी जो सामने जो नेता आ रहा है वो बड़ा सशक्त है, लड़ाई लड़ने में निपुण है और उसका 10 साल पहले उन्होंने कार्यकाल देख रखा है, तो जो पब्लिक होती है उसमें भी बदलाव आ जाता है। जब पब्लिक में बदलाव आ जाए तो उस समय लड़ाई लड़नी बड़ी आसान रह जाती है।
त्रिलोचन जी, यदि बात करें कि उदय भान जी एससी समाज से आ जाते हैं और उसके बाद जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जितेंद्र कुमार भारद्वाज ब्राह्मण समाज से आ गए, किरण चौधरी की बेटी आ गई श्रुति चौधरी जाट समाज से आ गई, उसके बाद रामकिशन गुज्जर की बात करें तो गुज्जर समाज से आ गए, और उसके बाद करें सुरेश गुप्ता मतलोडा की बात करें वैश्य समाज से आ गए। अगर हम इन चारों कार्यकारी अध्यक्षों के कार्य क्षेत्र की बात करें, इनके कार्य की तुलना करें, तो क्या लगता है आपको? हमें तो लगता है कि ये अपने तक ही सीमित है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं। एक नुमाइंदा दिया जाता है एक समाज के नाम के ऊपर, बात वो भी नहीं है। बात ये कि कांग्रेस ने उन लोगों को बढ़ाया जिनके पास वजूद है, जिनमें शक्ति है, जो लड़ सकते हैं, जो मौजूदा सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं और जिनका पिछला इतिहास रहा है, तो उनको ही बढ़ाया है पार्टी ने। और आगे आने वाले दिनों में जो आप अगला सवाल मेरे को मालूम है जो करने जा रहे हो, उसका मैं जवाब पहले ही दे देता हूँ। बहुत जल्द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनने हैं, उनमें दोनों समाज के लोग आ जाएंगे, जो आपने अगला सवाल करना है। मैंने तो सवाल कुछ और करना है। मैंने तो आपसे पूछना है, द कश्मीर फाइल देखी आपने? नहीं, मैं ऐसी पिक्चर नहीं देखता जो देश को तोड़ने वाली हो। लेकिन आप तो कश्मीर से हो। और अलग बात है, मैं कश्मीर से हूँ, मैं जानता हूँ कश्मीर में जो कुछ हुआ वो कुछ पिक्चर में नहीं दिखाया गया, वो कुछ दिखाया गया जो भाजपा चाहती थी। लेकिन हम आपसे बात करें क्या हुआ था एक्चुअल में, अगर बात करें तो आपको याद है सब? देखिए, मैं तो काफ़ी समय पहले हरियाणा में आ चुका था, लेकिन मैं अभी भी, हमारी वहाँ रिश्तेदारी है, बहुत सारे घर हैं जो हम जाते रहते हैं। वहाँ सभी बरादरियों के ऊपर अत्याचार हुआ था। इसके ऊपर जब ये उग्रवाद के दिन थे, सभी बरादरियों पर अत्याचार हुआ था। खाली पंडितों पर नहीं, अभी मैं खुद पंडित हूँ, खाली पंडितों पे ही नहीं, सिखों पे भी हुआ था, मुसलमानों के साथ भी हो रहा था, ठाकुरों पे भी हुआ था, हर डोगरों पे भी हुआ था, हर जाति के साथ वहाँ हुआ था। खाली एक पिक्चर बनाकर एक देश को तोड़ने की जो साजिश रची गई है, हम उसकी निंदा करते हैं। अगर दिखाई जाती तो असली दिखाई जाती, उस समय भाजपा की सरकार थी और जो हमारे वीपी सिंह जी उनकी सरकार थी, जब वहाँ के पंडितों के ऊपर अत्याचार दिखाया गया। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि जो मुसलमान थे उन पर अत्याचार हुआ? क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है, अधिकतर टारगेट पे ब्राह्मण थे, क्योंकि वो बहुलक समाज था, वहाँ पे ब्राह्मण बहुलक समाज था, और उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ, रेप हुए, बलात्कार हुए, गैंग रेप हुए, पूरा सामान उजाड़ दिया, उनको पूरा तहस नहस कर दिया। देखिए, वो तो मैं मानता हूँ, और जो ये काम हुआ एक ही झटके में हुआ, इसलिए ज़्यादा फेमस हुआ। लेकिन वहाँ रोज़ अब भी हो रही है, वहाँ मुसलमान टीचर मार दिए जाते हैं, जो मुसलमान की जो उनके वो हैं मस्जिद के अंदर आदमी बैठते हैं उनको मार दिया जाता है, जो देश की बात करता है उनको मार दिया जाता है। वो ये नहीं देखते ये मुसलमान है या सिख है, पीछे सिखों पे भी नरसंहार हुआ था, वहाँ काफ़ी ज़्यादा सिख मार दिए गए थे। जो भी लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठाता था उनको मारा जाता था, वो चाहे पंडित हों, चाहे डोगरे हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे वो राजपूत हों, सबको मारा गया था। कौन मारने वाले, कौन लोग हैं? देखिए, वो आईएसआई के इशारे पर जी। जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, जी। जो ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे देश को तोड़ना चाहती हैं, जो भारत को आगे बढ़ने से नहीं देखना चाहती, वो शक्तियां हर एक जगह आती हैं। अभी जो पटियाला के अंदर कांड हुआ 2 दिन पहले, वही शक्तियां कुछ लोगों को खरीद फरोख्त करके उनको आगे कर देती हैं, ताकि आपस में लड़ाई लड़ेंगे, एक गलत मैसेज जाएगा और लोग टूटेंगे, लड़ेंगे, देश टूटेगा। दोस्तों, ये सवाल मैंने जानबूझ के बीच में रख दिया, ये रखना था मैंने बाद में, क्योंकि पहले ही रख दिया। किसी नेता से जब बात करनी होती है तो उसको बड़े तरीके से बात करनी होती है। त्रिलोचन जी, कांग्रेस का संगठन बना दिया और पूरी जीटी रोड बेल्ट की अनदेखी कर दी, पूरा का पूरा जीटी रोड बेल्ट पर कोई मजबूत कदावर कांग्रेस के पास नेता नहीं था क्या? कम से कम एक आदमी तो लेके आते। देखिए, करनाल से लेकर कालका तक या कह लीजिए पंचकूला तक सिर्फ 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर है। 120 किलोमीटर के अंदर 2 हमारे बने हैं कार्यकारी अध्यक्ष, करनाल से सुरेश गुप्ता जी और नारायणगढ़ से जो अम्बाला जिला में पड़ता है वहाँ से रामकिशन गुज्जर जी। तो आप कैसे कह सकते हो कि जीटी रोड की अनदेखी हुई है? अनदेखी नहीं हुई है। आपने तो करनाल से काउंट कर लिया, मैं तो बात करूंगा सोनीपत की, पानीपत की बात करूंगा, और आप कालका तक चले गए। ये तो लगभग 30-35 विधानसभा सीटें पड़ती हैं जाकर, और इतना बड़ा घोर अन्याय हुआ इस क्षेत्र के साथ। क्या लगता है वो जाट और गैर जाट की राजनीति दोबारा शुरू हो गई है? देखिए, कार्यकारी अध्यक्ष पहले कभी नहीं बना करते थे,
बनता था तो एक बनता था। अब जब चार बन गए तो ऐसे में सवाल नहीं उठाना चाहिए कि अध्यक्ष ही सब कुछ होता है। उसके साथ चार कार्यकारी अध्यक्ष अगर जोड़ दिए गए, ये पार्टी ने बहुत अच्छा किया। और अब ये सवाल बनता नहीं भाई अनदेखी हुई है, कहीं अनदेखी नहीं, पार्टी का अध्यक्ष सिर्फ एक ही होता है तो उसको माना जाता है। बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज संगठन बनेगा, ब्लॉक प्रधान बनेंगे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, सारे उन लोगों में से बनेंगे जो पहले ही कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं त्रिलोचन जी, जो ये मामला चल रहा है कि चार चार कार्यकारी अध्यक्ष दे दिए और उसमें से पंजाबी समाज को बिल्कुल दरकिनार कर दिया। अगर मान लो ब्राह्मण समाज की बात करें तो ब्राह्मण समाज में भी कोई कद्दावर नेता नहीं, वैश्य समाज की बात करें तो वैश्य समाज में भी कोई दावर नेता नहीं है। सिर्फ केवल मात्र बात करें तो एक अध्यक्ष अध्यक्ष को इम्पोर्टेंस दे दी गई। क्या लगता है आपको, संगठन ये जो बन चुका है इसमें बहुत बड़ी बड़ी अनदेखियां हुई हैं, मानते हो आप? देखिए, मैं दोबारा आपने सवाल वही कर दिया घुमा फिरा कर। अनदेखियाँ नहीं हुई, हमेशा एक ही अध्यक्ष होता है। उसके साथ अगर दो या तीन जोड़ दिए गए, ये तो एक्स्ट्रा हमारे लिए है। हरियाणा के अंदर छोटी स्टेट है, इसमें चार साथ लगा दिए गए, ये तो एक हमारे को एक्स्ट्रा हमारे को लोग मिले हैं, साथी मिले हैं जो इनके साथ चार हैं। नहीं तो बड़ी बड़ी स्टेट में एक या दो होते हैं अगर बनाने हों, वैसे बनाने जरूरी नहीं थे। फिर भी पार्टी हाईकमान ने सोचा भाई 2.5 साल के अंदर लड़ाई लड़नी है तो क्यों ना हम चारों को बांट दिया जाए, इसलिए अनदेखी कहीं भी नहीं हुई। देखिए, पार्टी को क्या लगा अभी चार चार कार्यकारी अध्यक्ष देंगे, पार्टी मजबूत होगी या कमजोर होगी? देखिए, आप सवाल उसी सवाल को उल्टा कर पूछते हैं। मजबूत होगी, हर एक आदमी को ड्यूटियाँ बांट दी जाएंगी। जहाँ सारे हरियाणा में और हमारे प्रधान को घूमना है, उनके साथ अपने अपने हल्के में ड्यूटियाँ बांट दी जाएंगी। अभी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, अभी जनरल सेक्रेटरी बने हैं, उनकी ड्यूटियाँ लगनी है। अभी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बने हैं, उनकी ड्यूटी लगनी है। इतनी बड़ी पार्टी है, जब इसकी हर गांव तक, हर उसके तक, बस्तर तक, हर बूथ तक इनकी शाखा जानी है, इनकी संबंध बनने हैं, तो उसके लिए चार कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए। ये एक पार्टी को मजबूत करने के लिए बनाया गया। तो लोचन जी, आपको लगता है कुलदीप बिश्नोई के साथ फिर एक बार धोखा हो गया? नहीं नहीं, ये तो देखो, बनना तो एक ने था। कुलदीप बिश्नोई बन जाते तो लोग कहते दलित समाज के साथ धोखा हुआ, दलित समाज बन गया तो कहते साथ धोखा, बनना तो एक ने होता है। बाकी कुलदीप बिश्नोई हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो बात बड़ी मजबूती से करते हैं और वो कभी इग्नोर नहीं हो सकते, ना ही उनको सोनिया गांधी इग्नोर करेंगे। जहाँ और बड़ी जगह है, सेंट्रल में भी है, केंद्रीय जो हमारा संगठन उसमें भी है, हरियाणा के अंदर भी है, अभी बहुत सारी जगह ऐसी पड़ी है जहाँ उनको एडजस्ट किया जा सकता है, उनकी सेवाएं ली जा सकती है। त्रिलोचन जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रवक्ता हैं रणदीप सुरजेवाला ने, उन्होंने बड़े साफ तौर पे कहा है कि कुलदीप बिश्नोई बड़े उम्दा नेता है, उनकी कार्य प्रणाली बड़ी मजबूत है, जमकर उनकी तारीफ की है। क्या लगता है कि कांग्रेस के एक राष्ट्रीय प्रेस प्रवक्ता द्वारा इतना बड़ा बयान देना कहीं ना कहीं जो ये टीम बनाई है उसकी कार्य प्रणाली पर प्रश्न नहीं लगता है? देखिए, उन्होंने बोलने से पहले कहा कि ये मेरा निजी बयान है, इसलिए निजी बयान के ऊपर हम कोई किंतु परंतु नहीं कर सकते कि उनका निजी बयान है। निजी बयान किसी का कुछ भी हो सकता है, कोई किसको पसंद कर सकता है, कोई किसको पसंद करता है। उन्होंने मीडिया प्रभारी के तौर पे या देश के, हमारे भारत के जो पद पे हैं, उसको लेकर नहीं दिया गया बयान। उन्होंने एक रणदीप सुरजेवाला की तरफ से बयान दिया गया, इसलिए उनका बयान पार्टी सत्र पे नहीं है, उनका निजी बयान है। निजी बयान के ऊपर हम कोई बात नहीं कर सकते। आप कोई निजी बयान देना चाहेंगे, मान लो सुरेश गुप्ता मदरोड़ा पे लेके नहीं, कि मैं जमानत जब्त हो गई थी? देखिए, जमा तो किसी की भी जब्त हो सकती है, राजनीति है, बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है, भाग्य बदलते रहते हैं, कोई उतार है, कोई चढ़ाव है, चलता रहता है। अगर पार्टी हाईकमान ने बनाया है तो हम पार्टी की अनदेखी नहीं कर सकते। पार्टी ने सब कुछ देखने के बाद ही बनाया होगा। अगर फिर भी उनको नज़र आया पार्टी को भी इनके अंदर कोई खूबियाँ हैं तो उसको पार्टी फ़ायदा उठाएगी तो उठाना चाहिए। तो लोचन जी, आपने मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा और ठीक ठाक वोट लिए, जमानत बचा ली अपनी, उसके बावजूद भी आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने सिख समुदाय की अनदेखी की है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अभी नहीं। देखो, चार बना दिए गए, ये सारे हमारे भाई हैं। हम कांग्रेस पार्टी हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई में नहीं बांटी जाती, इसलिए सब एक हैं। अभी बड़े पद पड़े हैं,
अभी बड़े डिस्ट्रिक्ट प्रधान बनने हैं, ब्लॉक प्रधान बनने हैं, सबको जिम्मेवारी दी जाएगी और सब अपने जिम्मेवारी बड़े सक्षम हैं जिम्मेवारी निभाने में। इसलिए ऐसी अभी सिख हिंदू की बात हमारी ना पार्टी में हुई है, ना होगी, ना होनी चाहिए। त्रिलोचन जी, इस समय हरियाणा के अंदर बिजली का मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रणदीप सुरजेवाला ने और बहुत बड़ा खुलासा किया, और जिसको देर शाम को हरियाणा के बिजली मंत्री ने बिल्कुल उसको झूठा करार दिया है। क्या लगता है आपको? देखिए, बिजली मुद्दा जब कांग्रेस की सरकार में कट लगता था थोड़ा बहुत, तो भाजपा वाले सड़कों पे आकर छाती पीटते थे। लेकिन हम मानते हैं कि बिजली मुद्दा बड़ा गंभीर है हर घर के अंदर, क्योंकि लोग पिछले 15-20 साल से बिजली पे डिपेंड हो चुके हैं। चाहे बच्चों की पढ़ाई का काम हो, चाहे व्यापार का काम हो, चाहे किसी ऑफिस का काम हो, चाहे नौकरी पेशे वाले हो, हर आदमी को बिजली की ज़रूरत है। बिजली की वजह से हाहाकार मची हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम भी 4 तारीख को अमरिंदर करने के बाद 1 तारीख तय करेंगे, तब तक अगर बिजली फ्री नहीं ठीक नहीं हुई तो हम बिजली घर का या जो इनका बड़ा ऑफिस है उस पर ताला मारेंगे। ताला मारने से बिजली भी सुधार तो नहीं होगा, लेकिन हम जो करनाल के लोगों के साथ वितकरा हो रहा है, सीएम सिटी में नजायज हो रहा है, स्मार्ट सिटी में के अंदर लोगों में त्राहि त्राहि मची है, उनकी आवाज़ उठाने के लिए हम ताला मारेंगे सेक्टर 12 वाले जो कार्यालय में या बस स्टैंड वाले कार्यालय में। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, बात करनाल की छिड़ गई है तो करनाल की बात कर लेते हैं। त्रिलोचन जी, करनाल में बड़े बड़े कांड हो चुके हैं। नो ड्यू सर्टिफिकेट कांड हो गया, उसके बाद डीटीपी कांड हो गया, फिर उसके बाद तहसीलदार कांड हो गया, फिर नगर निगम के एससी का कांड हो गया। ये इतने भ्रष्टाचार के बड़े बड़े कांड हो गए। क्या लगता है आपको, सरकार इनको बचा रही है या फिर भ्रष्टाचार को मिटा रही है? देखिए, 25 तारीख को हमने करनाल में आपकी मौजूदगी में हमने प्रदर्शन भी किया, उसके पहले हमने भी किया, और करनाल के जो सेक्रेटरीट है उसको लाल मिर्च की धुनी का जो धुआं था वो भी नज़र न लग जाए उसको दिया। उसको हमने जो बैनर था उसको पर लिखा था, करनाल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, स्मार्ट सिटी संदेह के घेरे में भ्रष्टाचार के। ऐसे सारे मुद्दे हमने उठाए थे, बिजली का मुद्दा भी था। तो भ्रष्टाचार तो है ही है। भ्रष्टाचार जितना करनाल में है, मेरे ख्याल बिहार यूपी बदनाम किया जाता था कि वहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। मैं सोचता हूँ हरियाणा में अगर पहला नंबर है तो करनाल का है। इसका मैं श्रेय मुख्यमंत्री महोदय को देता हूँ कि वो पहले नंबर पे आए हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पे करनाल के अंदर। त्रिलोचन जी, लीगल एक्रोचमेंट बड़ी हो रही है, कब्जे हो रहे हैं, रामलीला ग्राउंड पे कब्जा हो रहा है। लोगों ने अपनी दुकानें रेलवे रोड वाली पीछे से तोड़कर और बड़े बड़े कब्जे करने शुरू कर दिए हैं। क्या लगता है आपको, ये क्या चल क्या रहा है ये? देखिए, ये जो रामलीला ग्राउंड है ये एक ट्रस्ट की जगह है, प्राइवेट जगह है। प्राइवेट जगह वाले जब खुद ही आंखें बंद करके बैठ जाएंगे तो लोग कब्जा करेंगे। ये कब्जा घंटे 2 घंटे में नहीं हो जाता। कब्जा को माफिया ने नहीं किया, भाई बाहर से बुलडोजर लेके आए और तोड़ फोड़ करके कब्जा कर लिया। कब्जा विधिवत तौर पे हुआ, कब्जा सोच समझ के हुआ, कब्जा मिली भगत से हुआ है। इसलिए ये प्राइवेट ट्रस्ट की जगह है, उनको आंखें खोल के रखनी चाहिए। अगर वो चाहते कब्जा छुड़ाने तो प्रशासन का आगे उनको गुहार लगानी चाहिए। अगर वो खुद ही कब्जा करा रहे हैं तो हमारे आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। त्रिलोचन जी, नगर निगम ने हैंड ओवर की है जगह, वो सुप्रीम कोर्ट से नगर निगम इस जगह को लेकर केस जीता हुआ है। अब बस इंतकाल होना रहता है। क्या लगता है आपको? देखिए, जब तक इंतकाल ना हो तब तक कोई भी व्यक्ति मालिक नहीं बनता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से जीत जाए। इंतकाल होना अति अनिवार्य है, इंतकाल को ही मालिक माना जाता है। इंतकाल होने के बाद जब नगर निगम में आ जाएगा, नगर निगम क्या स्टेप उठाता है फिर देखा जाएगा, क्योंकि नगर निगम के ही कई आदमी उसमें इन्वॉल्व है। भ्रष्टाचार पूरा है यानी कि? भ्रष्टाचार पूरा नहीं, भ्रष्टाचार चल रहा है, अभी रुका नहीं है। भ्रष्टाचार सब चल रहा है। करनाल के लोग बड़े शांति प्रिय हैं, लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप हर मुद्दे पे हम जो मुद्दा उठाते हैं उसको आप सड़कों पे आओ, खड़े हों, ताकि लोगों को पता लगे करनाल के लोग अभी जिंदा हैं और हर मुद्दे के लिए वो हर व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार हैं। जो मुद्दा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है उसके साथ खड़े हो सकते हैं। त्रिलोचन जी, अब नया संगठन बना है। यदि मैं बात करूं आपके भविष्य को लेकर, आपके राजनीतिक जीवन को लेकर, क्या लगता है अब आपके साथ क्या हो सकता है? क्या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है आपको? संगठन आपका किस तरह से यूज कर सकता है?
देखिए, मैं 1982 में चुनाव लड़कर इंडिपेंडेंट कांग्रेस ज्वाइन की थी। तब सबसे पहले मेरे को सिटी यूथ कांग्रेस में ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया। सबसे छोटा पद होता ज्वाइंट सेक्रेटरी का सिटी यूथ कांग्रेस में। उसके बाद मेरे को सिटी का अध्यक्ष बनाया गया यूथ कांग्रेस का। फिर मेरे को डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी लिया गया। फिर मेरे को डिस्ट्रिक्ट का स्पोक्समैन लिया गया। फिर मेरे को स्टेट में लिया गया। फिर मेरे को चेयरमैन हुड्डा साहब ने बनाया माइनॉरिटी कमीशन का। फिर मेरे को टिकट दी। फिर मेरे को स्टेट का स्पोक्समैन बनाया गया। ये सारे पदों से होता हुआ मैं यहाँ खड़ा हूँ। मेरे को जो भी पद सौंपे गए मैं उस पर भली भांति अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। नहीं सौंपेंगे तब भी हम कांग्रेस के साथ हैं, संगठन की हर तरह की मदद करेंगे। मेरे मन में किसी तरह लालच नहीं है। मैं बिना किसी लालच के काम किया है, करता हूँ, करता रहूँगा। त्रिलोचन जी, अब ये जो मैं सवाल पूछने वाला हूँ, आप कहेंगे ये पहले पूछ लेते ज़्यादा बढ़िया रहता। त्रिलोचन जी, दोबारा विधानसभा चुनाव लड़ोगे आप? देखिए, लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ूंगा। मेरा अधिकार है। मैंने सीएम साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और 36,000 वोट ली, जहाँ मात्र 50% पोलिंग में थे। अगर उस समय मेरे को कुछ लोगों का और साथ मिल जाता ईमानदारी से तो शायद मेरी 5,000 वोट और बढ़ जाती। अगर मेरे पास पैसा और होता तो मैं सीएम को दिन में नाको चने चबा देता। अब मैंने पूरी तैयारी कर ली है। हर वार्ड में, हर बूथ में, हर गली में, हर मोहल्ले में मैंने कार्यकर्ता तैयार किए हैं। लेकिन मेरे जो कार्यकर्ता है वो गरीब हैं, क्योंकि गरीब ही वोट डालने जाता है। जो बड़े अमीर घरों के लोग होते हैं वो आखिरी दिन वोट डालने में नहीं जाते। गर्मी है, मौसम है, सो जाते हैं, दिल करा डाला, दिल करा नहीं डाला है। मेरा जो कार्यकर्ता है वो मजबूत है, उसका बूथ भी मजबूत है, उसका झंडा भी मजबूत है, झंडे में झंडा भी मजबूत है, और मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, लड़ता रहूँगा। त्रिलोचन जी, आपने कहा पैसे की भी बड़ी जरूरत है। पैसे की दृष्टि से कितने मजबूत हो गए आप? देखिए, मैं बिल्कुल खुली किताब है मेरा जीवन। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, आई चलाई चल रही है। और उस समय पहले जब चुनाव हुआ तब भी मैंने पूरे दिल से लड़ा। पार्टी ने भी कुछ पैसों की मदद की, पूरा दिल से लड़ा। 36,000 वोट लेना कोई मात्र कम नहीं है। लोगों ने 1-1 करोड़ रुपया लेकर 12-12 हज़ार वोटों में सिमट के, लोग 2-2 करोड़ रुपया खर्च करके 14-14 हज़ार वोटों में सिमट कर अपनी जब्त करा लिए। मैंने मात्र पर जो संविधान का कहता है, जो इलेक्शन कमीशन कहता है, उसके दायरे के अंदर पैसा खर्च करके 36,000 वोट लिए हैं। त्रिलोचन जी, विधानसभा कौन सी रहने वाली है आपकी? बड़ी चर्चा है शहर में, क्या लगता है आपको? विधानसभा कौन सी लड़ने वाली है? कौन सी विधानसभा से लड़ेंगे? करनाल विधानसभा से। और कौन सी विधानसभा है? करनाल विधानसभा लड़ा है, आगे भी लड़ूंगा। दावा मजबूत है? हाँ, पूरा मजबूत है, क्योंकि हुड्डा साहब का सर मेरे हाथ पे है। हाथ जो है मेरे, सॉरी, हाथ जो है मेरे सर पे है। अच्छा। और बाकी जो नेता है मैंने सबके साथ काम किया हुआ है, और हुड्डा साहब ने मेरे पहचाना और मेरी मदद की। बाकी जितने भी नेता हैं सबके साथ मैंने काम किया, उन्होंने मेरे काम देखा हुआ है। मेरे को कोई भी नेता अपोज नहीं करेगा, बशर्ते कोई नकली हथकंडे ना अपनाए। त्रिलोचन जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। आपने एक अपनी फेसबुक वॉल पे लिखा था कि आप जो भी कार्यक्रम करते हैं तो वहाँ पर लोगों को आने से कुछ लोग रोक रहे हैं। कौन लोग हैं जो त्रिलोचन सिंह की स्पीड को कम करना चाहते हैं, उनके मान सम्मान को गिराना चाहते हैं? कौन लोग हैं ये? देखिए, मैं, आप समझते हो क्योंकि अभी संगठन नया बना है और मैं नहीं चाहता, मैं अभी हमारे प्रधान ने क्रॉस भी नहीं किया करनाल, और मैं पार्टी का डिसिप्लिन तोड़ दूं। मैं डिसिप्लिन को रखते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं पार्टी प्रधान जी को और भूपिंदर सिंह हुड्डा जी को और बाकी नेताओं को कि कृपया जो नाइट क्लब वाले मेंबर हैं, किटी पार्टी वाले जो मेंबर हैं, जो ड्राइंग रूम में रहकर राजनीति करते हैं और जो नकली दिखावा करते हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, उनको थोड़ा सा संगठन से दूर रखना। एक गरीब कार्यकर्ता, एक पैदल चलने वाला कार्यकर्ता, एक झंडा लेकर चलने वाला कार्यकर्ता को अगर बनाओगे तो पार्टी और ज़्यादा मजबूत होगी। और आगे अगर हमें 60 सीट लेनी है तो हम 70 सीट लेकर दोबारा सरकार बनाएंगे। क्या बात है दोस्तों, क्या त्रिलोचन जी का जवाब देखो कितना जबरदस्त है। ड्राइंग रूम में बैठकर राजनीति करने वाले, किटी पार्टी करने वाले, नाइट क्लब, करनाल में नाइट क्लब भी चल रहा है।
नहीं, मैं खाली करनाल की बात नहीं कर रहा। जी। आप जहाँ कुमाकल जाना चाहते हो मैं वहाँ बात नहीं करता। क्लब तो यहाँ भी है, करनाल में भी है, क्लब है, यहाँ नूरमहल होटल भी है, जहाँ देर तक लोग जाते हैं। लेकिन मैं पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ जो आपका रास्ता रोक रहे हैं। नहीं, मैंने वो पहले जवाब दे दिया भी। मैं पार्टी का डिसिप्लिन भंग नहीं करना चाहता किसी का नाम लेकर, क्योंकि अभी अभी हमारी कार्यकारिणी बनी है। पहले भी कार्यकारिणी थी, अब नहीं बनी है, तो मैं पार्टी डिसिप्लिन नहीं तोड़ना चाहता। हम सभी एकजुट हैं, एकजुट होकर जो भाजपा जजपा की सरकार है इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और अगर ये सरकार हमारी बनेगी, एक बार फिर लोगों को चेहरे पे रौनक लौटेगी। त्रिलोचन जी इशारा कर सकते हैं कौन लोग हैं जो आपका रास्ता रोक रहे हैं? नहीं, इशारा क्या करना होता है, सब समझते हैं, सारा करनाल के लोग समझते हैं भी कौन ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते भी त्रिलोचन सिंह मजबूत हो, और नहीं चाहते भाई त्रिलोचन सिंह सीधा जाकर हुड्डा साहब को मिल ले, कुलदीप शर्मा को मिल ले। लोग नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि हमारे पीछे रहे, हमारा पीछे लोगों बनकर बना रहे। अब मेरी 67 साल की उम्र हो गई है, मैं किसी पीछे नहीं लगना चाहता। ज़िंदगी के 4-5 साल और हैं मेरे पास, जो मैं कांग्रेस पार्टी को ईमानदारी से देना चाहता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, हमारे जो नए अध्यक्ष बने हैं उनको ईमानदारी से देना चाहता हूँ। भूपेंद्र हुड्डा को मैं अपना छोटा भाई तो मानता हूँ, नेता मानता हूँ। कुलदीप शर्मा जी जो एक ईमानदारी से राजनीति करते हैं, उनको देना चाहता हूँ ज़िंदगी का 5 साल। आगे जो मेरे को जिम्मेवारी दी जाएगी मैं निभाऊंगा, नहीं दी जाएगी तब भी मैं पीछे नहीं उठूंगा। ऐसे ही काम करता रहूँगा जैसे पहले करता था। त्रिलोचन जी पहले से कुछ ज़्यादा आप निराश लग रहे हैं, क्या बात है? किसने कह दिया निराश? अगर गला खराब हो किसी का, वो निराशा नहीं है। निराशा मैं यहाँ भंगड़ा डाल के ढोल लेके आपका जवाब दे नहीं सकता। आपका हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अगर मेरे को कहता कि मैंने खुशी जाहिर करनी है तो मैं एक ढोल वाला मंगा लेता, बीच बीच में उसको बजाता रहता। आप सोचते खुशी है, लेकिन मैं क्योंकि सीरियस जो आपने सवाल करे हैं वो मेरी जिम्मेवारी बनती है। आप सीरियस पत्रकार है, उसका जवाब मैं ढंग से दूँ, ईमानदारी से दूँ। मैंने वो निभाया है। मेरा गला खराब चल रहा है और दवाई आपके सामने पड़ी है, देख सकते हैं आप। और मेरा गला खराब है, इस वजह से आपको लग रहा होगा मैं कोई हताश नहीं हूँ। मैं तो स्माइल देखना चाह रहा था आपके चेहरे पे। नहीं, स्माइल तो त्रिलोचन जी के चेहरे पे स्माइल अच्छी लगती है, चाहे जो मर्जी हो। नहीं, स्माइल और जब सवाल करोगे उसका जवाब देंगे ना। आप सवाल ही जब ऐसा करोगे जिसमें आपके हर जवाब का सवाल का जवाब बड़ा सोच के देना है, तो नेचुरली सीरियस होकर देना पड़ेगा। अब मैं दान निकाल के कहूँ हाँ 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 हाँ, वो तो नाइट क्लब वाले मेंबर हैं, हाँ 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 हाँ, वो ये नहीं हो सकता। एक आपने जवाब सवाल करा, उसका जवाब ढंग से देना पड़ता है। आप भी जिम्मेवारी व्यक्ति हो, मैं भी जिम्मेवारी व्यक्ति हूँ, इसलिए हर बात का जवाब सोच के देना पड़ता है। चलिए बिल्कुल त्रिलोचन जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सुकुजा जी। आप करनाल के हर मुद्दे को उठाते हो और हर पार्टी के हर मुद्दे को उठाते हो। आप करनाल के गली गली को जानते हो, करनाल के हर बाशिंदे को जानते हो, करनाल के हर कार्यकर्ता को जानते हो, चाहे वह किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हो। आप ये भी जानते हो, और करनाल की सड़कें, करनाल के पत्रकार इस बात के गवाह हैं कि त्रिलोचन सिंह ने संघर्ष किया है और संघर्ष करता रहेगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें त्रिलोचन सिंह ने हमेशा संघर्ष किया है और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन आपको एक बात जरूर बताना चाहेंगे, जिस तरह से त्रिलोचन सिंह जी का कांग्रेस के अंदर कद बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में विरोधियों के लिए, जो विरोधी हैं उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबक बनने वाला है। दोस्तों आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुगीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.